नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य यूं तो कई राजनीतिक पारियां खेलते हुए देखे गए हैं। ऐसे में कभी समाजवादी पार्टी के साथ तो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ राजनीतिक तौर पर खड़े देखे गए हैं। लेकिन देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अकेले लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन वो निर्णय कहीं ना कहीं उनके लिए गलत साबित हुआ और ऐसे में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हार जाती हैं। आज हम स्वामी प्रसाद मौर्य के जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर गंभीरता से चर्चा करने जा रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में कैसे आए और किस तरीके के पड़ाव उनकी राजनीतिक करियर में आते गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटका देकर सपा में दामन थामने वाले ओबीसी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना सीट के बजाय कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से किस्मत आजमाई। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दो अन्य कैबिनेट मंत्री और करीब आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने बीजेपी छोड़कर सपा में एंट्री की थी। स्वामी प्रसाद के सियासी कद और ओबीसी समुदाय पर पकड़ को देखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें सपा के स्टार प्रचारक की फहरिस्त में शामिल किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन खास बात यह है कि उनका बीजेपी से सिर्फ 5 साल में ही मोहभंग हो गया और उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। साथ ही उनके साथ आए नेताओं को सपा ने चुनावी मैदान में भी उतारा, लेकिन स्वामी प्रसाद के बेटे अशोक मौर्य को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव कुंडा में हुआ था, लेकिन अपनी सियासी कार्यभूमि के लिए रायबरेली के ऊंचाहार को चुना। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में स्नातक और एमए की डिग्री हासिल की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 में राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। वह इलाहाबाद युवा लोकदल की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने और जून 1981 से सन 1989 तक महामंत्री पद पर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 80 के दशक में चुनावी किस्मत आजमाने के लिए डलमऊ विधानसभा सीट को चुना, जिसे वर्तमान में ऊंचाहार सीट से जाना जाता है। स्वामी प्रसाद का बचपन गरीबी में गुजरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऊंचाहार में सियासी ठिकाना उनके ही मौर्य जाति के रामनाथ सेठ ने दिया। स्वामी प्रसाद को चुनाव लड़ने के लिए रामनाथ सेठ आर्थिक मदद के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी मौर्य वोटों को जोड़ने के लिए काफी मशक्कत करते रहे। स्वामी प्रसाद ऊंचाहार में रामनाथ के घर पर रहकर चुनाव लड़ा करते थे। लोकदल से लेकर जनता दल से कई बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। 1991 से 1995 तक जनता दल में रहे, लेकिन मायावती के पहली बार सीएम बनते ही बसपा का दामन थाम लिया। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार डलमऊ सीट से विधायक बने और दोबारा इसी सीट से 2002 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बीच मायावती सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन 2007 में बसपा की लहर में उन्हें इस सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने हारने के बाद भी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। इसके बाद उन्होंने 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद से लगातार 3 बार इसी सीट से जीत हासिल की। ऐसे में उन्होंने अपनी ऊंचाहार सीट को अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को सौंप दिया। हालांकि 2 चुनाव से इस सीट से उत्कृष्ट मौर्य लड़ते रहे, लेकिन मामूली वोटों से हारते रहे। साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ा तो मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह यादव और आजम खान ने उन्हें सपा में आने का खुला न्योता दिया था। हालांकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होना स्वीकार किया। इसके अलावा साल 2003 में 2012 से 17 तक सपा की सरकार रही तो स्वामी प्रसाद बसपा के विधायक दल के नेता थे। प्रतिपक्ष के नेता होने के साथ ही अखिलेश और मुलायम के साथ उनके रिश्ते बने रहे। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2009 में अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। वे मौर्य समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य जाति का 6% वोट है। ऐसे में यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज का कद्दावर नेता माना जाता है। बसपा में रहते हुए उन्होंने मौर्य समाज के बीच अच्छी पैठ बनाई, जिसके चलते पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक उनकी पकड़ मानी जाती है। इसी दम पर वो सियासी सौदेबाजी भी करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल पहले बसपा छोड़ने के बाद खुद की एक पार्टी बनाना चाहते थे।
इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का भ्रमण भी किया था। हालांकि बाद में उन्हें एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश में उनकी मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी की जाति के सिर्फ 6% ही वोट हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ख्वाब त्याग कर बीजेपी का दामन ही थाम लिया और उसे ही ठीक समझा। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की टिकट पर जीते तो योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने, बसपा की तरह सियासी कद हासिल नहीं कर सके। ऐसे में 2022 के चुनाव ऐलान के साथ ही उन्होंने बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार सीट से दोबारा से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन अभी तक जीत नहीं मिल सकी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बहू ऊंचाहार के गौरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुनी गई थी। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी कद मौर्य समाज के बीच काफी बड़ा माना जाता है। ऐसे में देखना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाज का मौर्य वोट को सपा में कितना दिला पाते हैं। और देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य चुनावी मैदान में तो उतरी, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। बदायूं से लोकसभा के टिकट पर लड़ने वाली संघमित्रा मौर्य हार का सामना करने के बाद कहीं ना कहीं अब राजनीति से एक तरीके से नदारद होती हुई नजर आई। लेकिन अब देखा जाए तो जिस तरीके से यूपी में उपचुनाव को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ अपनी राजनीतिक कद को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और अब देखना यह भी होगा क्या अखिलेश यादव के साथ आने के बाद उपचुनाव खत्म होने के बाद क्या विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ी यहां पर उपलब्धि दी जाएगी या फिर कोई बड़ा यहां पर उनको पद दिया जाएगा। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सूबे में लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अव्वल आई है और ऐसे में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और देखा जाए तो अखिलेश यादव का भी कद समाजवादी पार्टी के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 में बढ़ता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में देखना यही होगा क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सपा की तरफ रुख करते हुए नजर आते हैं या फिर अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अगर अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हैं तो किस तरीके से वो जीत हासिल करने में कामयाब होते हैं या फिर उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो आपने देखा किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में आए, सक्रिय हुए और चुनाव लड़ते हुए देखे गए, कभी समाजवादी पार्टी के साथ तो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ। लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस उपचुनाव में अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? और अगर बात करी जाए 2027 के विधानसभा चुनाव की जो कि उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या कुछ भूमिका रहेगी, इस पर तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से राजनीति में अपनी सियासी चालें चलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।